मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक जगत प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। इसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। जगत प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं कि नंबर 1 है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेगेल ने किया। अगला पॉइंट है सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं और उनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, वो सभी को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। एक चीज और देखते हैं, जगत प्रोटिस्टा में कई विरोधी लक्षण वाली प्रजातियों एक साथ रखा गया है। कई विरोधी लक्षण वाले लक्षण उनके एक साथ में रखने वाले नहीं है, फिर भी उनको रखा गया है क्योंकि इस जगत की सीमाएं, बाउंड्री जो है, ठीक से निर्धारित नहीं हो सकी है। जैसे एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी है, वही दूसरे वैज्ञानिक के लिए पादप है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि जगत प्रोटिस्टा में कई विरोधी लक्षण वाले प्रजातियों को एक साथ रखा गया है क्योंकि इस जगत की जो सीमाएं हैं वो ठीक से निर्धारित नहीं है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए अगर कोई प्रकाश संश्लेषी इसमें रखा गया है, यूग्लिना को एक कोशिकीय है, लेकिन वही दूसरे वैज्ञानिक के लिए
पादप हो सकता है, इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। अगला पॉइंट है जगत प्रोटिस्टा एक कड़ी है, एक लिंक है, किसमें? पौधों में, जंतुओं में, पौधों, जंतुओं और कवकों में। ध्यान दीजिएगा, जगत प्रोटिस्टा ही एक ऐसा जगत है जिसमें पौधे भी शामिल किए जाते हैं, जंतु भी शामिल किए जाते हैं और कवक भी शामिल किए जाते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग समूह के हैं, लेकिन एक कोशिकीय होने के नाते जगत प्रोटिस्टा में को एक कड़ी माना जाता है कि जगत प्रोटिस्टा पौधों के, जंतुओं के और कवकों के बीच की कड़ी है। अगला पॉइंट है प्रोटिस्टा के सदस्य प्रकाश संश्लेषी सहजीवी या विविध पोषी जिसको हम परपोषी भी कह सकते हैं, हो सकते हैं। ये जगत प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, कुछ सहजीवी के रूप में हो सकते हैं और कुछ विविध पोषी, परपोषी, जिसको जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं। और प्रोटिस्टा में रसायन संश्लेषी रसायन विविध पोषी भी रखे गए हैं। अभी तक ये पूरी समरी आई है कि जगत प्रोटिस्टा की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, इसमें विरोधी लक्षण वाले एक साथ में रखे गए हैं। कैसे कि इसमें कवक भी है, पौधे भी हैं, जंतु भी है, इसके सदस्य प्रकाश संश्लेषी भी है, परपोषी भी है, सहजीवन भी जीते हैं और इसमें रसायन संश्लेषण करने वाले विविध पोषी जीव भी आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, एक्वेटिक। कहने का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से, प्राइमरी रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जो है वो जल में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक होता है
और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ये लक्षण आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। उन्हीं कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये तात्पर्य यही है कि जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों में कसाब और पश्चिमाभ भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनमें कसाबिका या पश्चिमाभिका भी मिलती है। अगला पॉइंट है, प्रोटिस्टा के सदस्य अलैंगिक जनन कोशिका संलयन जिसको बाइनरी फिजन बोलते हैं द्वारा एवं लैंगिक जनन युग्मनज बनाने की विधि द्वारा करते हैं। ये जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो अलैंगिक जनन युग्म कोशिका संलयन के द्वारा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसमें युग्मज बनाने की विधि है, युग्मनज जाइगोट बनता है। और एक चीज, अगला पॉइंट है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में युग्मनज और युग्मक जिसको कह सकते हो जाइगोटिक और गैमेटिक, युग्मनज और युग्मक दोनों प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये प्रोटिस्टा जगत की विशेषता है कि उसमें जो युग्मनज है ये भी अर्धसूत्री विभाजन करता है और युग्मक का निर्माण भी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो दोनों प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन जाइगोटिक और गैमेटिक दोनों पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटिस्टा जगत में पांच समूह जिसको हम वर्ग कह सकते हैं शामिल है।
और ये 5 समूह कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्राइसोफाइटा, नंबर 2 डायनोफ्लेजिलेट्स, नंबर 3 यूग्लिनाइड, नंबर 4 अवपंक कवक, और नंबर 5 प्रोटोजोअन्स। ये 5 वर्ग शामिल किए जाते हैं वर्ग या जगत प्रोटिस्टा में। अब पहला हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। पहला जो ग्रुप है वो क्राइसोफाइटा का है और इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। क्राइसोफाइट्स डिवीजन वैसिलियोफाइटा, और वर्ग जिसको क्लास कहते हैं वैसिलेरियो फाइसी, वैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्राइसोफाइट्स है ये डिवीजन, जैसे आपने वर्गीकरण में पढ़ा था कि जब जंतुओं का डिवीजन करेंगे तो उसको हम संघ कहेंगे, लेकिन जब पौधों का करेंगे तो संघ की जगह पे डिवीजन शब्द आता है। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इनका डिवीजन वैसिलेरियोफाइटा है और इनका क्लास वर्ग जो है वैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें डायटम्स, डेस्मिड्स, ये क्या है? जो डेस्मिड्स हैं सुनहरे शैवाल, और कास्मेरियम, शामिल किए जाते हैं। मतलब ये जो क्राइसोफाइटा के अंतर्गत जीव है, डायटम्स है, डेस्मिड्स है, सुनहरे शैवाल और कास्मेरियम, इनको शामिल किया जाता है। ये जो कास्मेरियम्स है, कास्मेरियम्स एक कोशिकीय अचल, ना जिनमें गति नहीं होती, ये अचल डेस्मिड्स।
सुनहरे शैवाल हैं। अभी डेस्मिड्स और डाइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्सोमेरियम जो है ये एक कोशिकीय अचल डेस्मिड्स है, एक कोशिका से बना हुआ, गति नहीं पाई जाती, ये ऐसा सुनहरा शैवाल है। क्राइसोफाइट्स स्वच्छ जल और लवणीय जल, जिसको हम समुद्री कहते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से, बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी क्रिया के निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं। अगला पॉइंट है, ये बहते हुए जल की सतह पर स्थिर रुके रहते हैं, क्योंकि इनमें हल्का लिपिड संग्रहित होता है। ये लिपिड का संग्रहण होने के कारण ये बहते हुए जल की सतह पर स्थिर भी रह सकते हैं, रुके भी रह सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये समुद्री जीवों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। ये विशेषताएं किसकी हैं? ये विशेषताएं हैं क्राइसोफाइट्स की। अगला पॉइंट है, जनन अवस्था को छोड़कर इनमें कसाव नहीं होते। अब हम डाइटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डाइटम्स क्या है। पहला पॉइंट है, डाइटम्स में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह
इसी के अनुक्रम दो अतिछादित कवच बनाती है। जो डायटम्स की कोशाभित्ति है वो दो अतिछादित एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए कवच बनाती है, और ये दिखाई कैसे पड़ती है, जैसे साबुन को रखने वाली साबुनदानी। और ये जो कोशिका भित्ति है, अगला पॉइंट है, इन भित्तियों में बालू, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, होती है, जिससे ये नष्ट नहीं होती। ये जो भित्ति है ये नष्ट नहीं होती। अब अगला पॉइंट है, मृत डायटम्स जब मर जाते हैं अपने वास स्थान में कोशाभित्ति के अवशेष काफी मात्रा में छोड़ जाते हैं। वो डायटम्स तो मर जाते हैं, लेकिन उनकी भित्तियों में बालू या सिलिका होती है, जिसके कारण वो नष्ट नहीं होती। तो मृत डायटम्स जो हैं वो अपने वास स्थान में जहां वो रह रहे हैं, कोशिका भित्ति की अवशेष काफी मात्रा में छोड़ जाते हैं, और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। ये जो अवशेष छोड़ेंगे ये इकट्ठा होता रहेगा, करोड़ों वर्षों में ये इतनी मात्रा में हो जाएगा, और उस अवशेष को क्या बोलेंगे, डायटमी मृदा। अगला पॉइंट देखेंगे, बालू के कण हैं उस मृदा में, तो वो मृदा क्या होगी, कणिकामय होगी, कणों के रूप में होगी। कणमय होने के कारण डायटमी मृदा का उपयोग पालिश करने, तेलों और सीरप जिसको कहते हैं, के निस्यंदन, छानने में उपयोगी है। अगला पॉइंट देखेंगे, डायटम्स में
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाए जाते हैं। अब जब आपने क्लोरोफिल की वीडियो देखी थी तो उसमें क्लोरोफिल के प्रकार बताए गए थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो ये जो डायटम्स है इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन नामक रंगा पदार्थ वर्णक पाया जाता है। और ये जो डायटम्स है, डायटम्स समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। अगला है, इनमें संग्रहित भोजन मुख्यतः ल्यूकोसिन और ये जो ल्यूकोसिन है ये एक पॉलीसेकेराइड है। ये पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड आप वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये एक पॉलीसेकेराइड है और तेल है। डायटम्स में जो भोजन संग्रहित रहता है वो ल्यूकोसिन के रूप में या तेल के रूप में संग्रहित रहता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक कोशिका विभाजन प्रत्येक कोशिका विभाजन में इनका आकार घटता जाता या छोटा होता जाता। ये डायटम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रत्येक कोशिका विभाजन में इनका आकार छोटा होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वर्ग या क्लास जिसको हमने कहा था डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स इनकी बात करते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल होते हैं। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये उसमें जो भी वर्णक होगा उस वर्णक के आधार पर पीला होगा, हरा होगा, भूरा होगा, नीला होगा अथवा लाल होगा। ये मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जो जीव है ये मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी कोशिका भित्ति
इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है डायनोफ्लेजिलेट्स में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। एक पॉइंट और देखेंगे, प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे उठती हैं, दिखने लगता है। क्या कह रहे हैं कि लाल डायनोफ्लेजिलेट्स जो है इनकी संख्या में विस्फोट होता है। विस्फोट होने का मतलब अचानक इनकी संख्या बढ़ती है, जिससे समुद्र का जल लाल हो जाता है और एक बड़ी संख्या में विष निकलता है। और ये जो विष निकलता है, इसके कारण समुद्र के अन्य जीव मर जाते हैं। बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य जंतु मर जाते हैं। नॉक्टिल्यूका ये एक डायनोफ्लेजिलेट्स है, एक रंगहीन होलोजोइक फ्लेजिलेट्स है। या डायनोफ्लेजिलेट्स है जो बायोल्यूमिनेसेंस
दर्शाता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? इमिट टू लाइट, ये प्रकाश उत्पन्न करता। नॉक्टिल्यूका एक रंगीन होलोजोइक डायनोफ्लेजिलेट्स है जो क्या करता है? बायोल्यूमिनेसेंस इमिट टू लाइट, जो अपने शरीर के अंदर से प्रकाश उत्पन्न करता है। और है सीरेटियम, ये भी एक डायनोफ्लेजिलेट्स है, भी बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करता है। ये दोनों ऐसे हैं, नॉक्टिल्यूका और सीरेटियम, ये दोनों ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के अंदर से लाइट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला टॉपिक है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है, इसमें पॉइंट देखेंगे, यूग्लिनाइड यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय फ्लैजिलेट्स हैं, इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है। ये जो यूग्लिना या यूग्लिनाइड है, ये ऐसे जीव हैं जिसमें यूग्लिना के जैसे जो एक कोशिकीय फ्लैजिलेट्स है, उसकी कोशिका भित्ति पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है जो चढ़ा होता है, झिल्ली बनी होती है, उस पदार्थ का नाम क्या है? पेलिकिल। अगला पॉइंट है पेलिकिल इनकी संरचना को लचीला बनाती है। पेलिकिल का काम क्या है? शरीर को लचीला बनाना। अगला पॉइंट है अधिकतर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जल तो मीठा होगा, स्वच्छ होगा, लेकिन वो जल बहता हुआ नहीं होगा, स्थिर होगा। जैसे तालाब का जल या झील का जल है जो बहता नहीं है, उसमें ये पाए जाते हैं। इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा एक लंबा होता है। एक पॉइंट और है कि ये
जो कसाब होता है, कसाब में एक बाल, हेयर जिसको कहते हैं, जैसी संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को मैस्टिगोनेम्स कहते हैं, मैस्टिगोनेम्स कहते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है जब ये कसाब में बाल जैसी संरचना पाई जाती है तो इसे स्टेचनोमैटिक कसाब कहा जाता है। यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च वर्गीय पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं, जिसको आप कहते हो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी दोनों में जो वर्णक पाए जाते हैं, वैसे ही वर्णक यूग्लिनाइड्स में भी पाए जाते हैं। नाम लिख लेते हैं इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, कैरोटीन्स, और ज़ैंथोफिल होता है। ये विशेषता आप आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में देखेंगे। तो ये जो अनावृत्त बीजी या आवृत्त बीजी में वर्णक हैं, कलर हैं, वो यूग्लिना में भी पाए जाते हैं या यूग्लिनाइड्स में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है यूग्लिना विर्डिस में मिक्स पोषी पोषण पाया जाता है। ये मिक्स पोषी क्या, ये सुपोषी भी है और परपोषी भी है। ये स्वयं भी भोजन बनाता है और दूसरों से भी भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको क्या बोला कि यूग्लिना विर्डिस में मिक्स पोषी पोषण होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषी है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अन्य सूक्ष्म जीवों
का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए इसको क्या बोले हैं, मिक्स कोशी बोले हैं। यूग्लिना में अगला पॉइंट है जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इसे का मतलब यूग्लिना को जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यूग्लिना में संग्रहित भोजन पैरामाइलम के रूप में होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में रखते हैं, जो जंतु हैं वो ग्लाइकोजन के रखते हैं। इस तरह यूग्लिना जो अपना संग्रहित भोजन है वो पैरामाइलम या पैरामाइलान भी कहते हैं के रूप में रखता है। और जो यूग्लिना में बाइनरी फ्यूजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो लंबवत होता है। यूग्लिना में कोशिका संलयन लंबवत होता है। एक पॉइंट और है, प्रतिकूल परिस्थितियों में यूग्लिना शरीर के चारों ओर कार्बोहाइड्रेट का एक कवच बनाता है। प्रोटिस्टा का अगला समूह है अवपंक कवक, जिसको कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ये है क्या कि अवपंक कवक कोशिका भित्ति, बिना कोशिका भित्ति वाला मृतोपजीवी कवक है। ये जो कवक है या प्रोटिस्ट है, इसको मृतोपजीवी प्रोटिस्ट लिखेंगे।
प्रोटिस्ट है। मतलब प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाया जाने वाला एक ऐसा सदस्य जिसका नाम औपंक कवक है। बिना कोशिका भित्त के इसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती और ये मृतोपजीवी है। ये सड़ी गली चीजों से या मृत चीजों से अपना भोजन निर्वाह करती है। एक और पॉइंट है कि जो औपंक कवक है के बीजाणु में जो स्पोर बनेगा सख्त भित्ति पाई जाती है। ट्रू, सख्त कोशिका भित्ति होती है। मैच्योर में नहीं होती, औपंक कवक में नहीं होती, लेकिन औपंक कवक का अगर बीजाणु है, स्पोर है, तो उसमें सख्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। औपंक कवक जो है ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अगला पॉइंट है अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम बनाते हैं। एक ढेर है इनका। अनुकूल परिस्थितियों में औपंक कवक जो है वो एक ढेर बनाते हैं। उस ढेर को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? ये बहुकेंद्रीय संरचना है और उसी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस पॉइंट को लिख सकते हो कि प्लाज्मोडियम बहुकेंद्रकीय संरचना है। अगला पॉइंट है प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल में तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर, अनुकूल में समूह बना है और प्रतिकूल में क्या है? ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और जो ये बीजाणु युक्त फलनकाय है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। बीजाणु बनाने वाली संरचना जिसको आपने क्या कहा? फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी को
स्पोरेंजियम कहते हैं। अगला पॉइंट है बीजाणु बहुत अधिक प्रतिरोधी होते हैं जो कई सालों तक विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। मतलब क्या है कि ये अत्यधिक प्रतिरोधी हैं, बहुत विरोध झेल सकते हैं और ये कई वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं और बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा ये उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। अगला पॉइंट है आकोशिकीय। एक उदाहरण है आकोशिकीय। अवपंक कवक, जिसका नाम है फाइसेरम, और दूसरा पॉइंट है कोशिकीय अवपंक कवक, जिसका नाम है डिक्टियो स्टेलियम। डिक्टियो स्टेलियम। इसको कहते हैं एसेलुलर और इसको बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड और इसको सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये उदाहरण है इसका। इसके बाद प्रोटोजोअन्स को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।